नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। खबर दमदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में आज 5 CSC के पीकू वार्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार में मरीजों को लेकर सुविधाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले पूर्वांचल की दिमागी बुखार का कहर पूर्वांचल में काफी ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब हालात काबू में है। मुख्यमंत्री ने कहा गोरखपुर में तेजी के साथ विकास हो रहा है। जो सुविधाएं लखनऊ में मिल रही हैं, वही सुविधाएं अब गोरखपुर में भी मिल रही है। कैसे यहाँ पर मस्तिष्क ज्वर से मासूम बच्चों की मौत होती थी। सांसद जी ने केवल गोरखपुर की बात की कि 250 से 300 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। और अगर मैं देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इन सभी जनपदों की चर्चा करो तो ये मौत 1500 से ज्यादा होती थी, हर वर्ष होती थी। कितना दर्दनाक होता था। गरीब परिवार के बच्चे तड़पते थे। न दवा की व्यवस्था होती थी, न उपचार की व्यवस्था होती थी, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता था तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती थी और फिर बच्चों को बचाना बहुत कठिन हो जाता था। और अगर किसी को बचा भी लिया तो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता था, किसी लायक नहीं रह पाता था, जिंदगी भर घिसट करके चलने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन आज मुझे इस बात पर संतोष होता है कि इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर से कोई मौत नहीं होती है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी ने 1 महीने का विशेष संपर्क महाअभियान शुरू किया है और इसी महाअभियान के तहत जगह जगह पर टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर के गोकुल गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और स्थानीय सांसद रवि किशन भी इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, ये भी यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। इस मौके पर सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया है। जो भी वो खा सकता है। अब रवि किशन को जो भोजन पसंद है, रवि किशन अपना भोजन लेके आए होंगे, हम लोगों को जो पसंद होगा हम लोग अपना लेके आए हैं। लेकिन हर व्यक्ति अपने घर से लेके आए और उसके साथ हम सब बैठ करके विचार विमर्श भी किए। इसके बाद भोजन करके फिर अगले कार्यक्रम की तैयारी। 1 महीने तक चलने वाले इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेके जाना, घर घर तक जनसंपर्क के कार्यक्रम को करना, व्यापारिक सम्मेलन हो या प्रबुद्ध सम्मेलन हो, इन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने 12 जून को पटना में सभी विपक्षी पार्टियों के प्रमुखों को बुलाया है। आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो भी उस बैठक में शामिल होंगे। हाँ, मुझे भी बुलाया गया है तो मैं भी जा रहा हूँ उसमें। विपक्ष की एकता ये जनता सबक सिखाएगी। ये जो जनता मन मनाए बैठी है, गेहूं का सवाल हो, खेती का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, आप हर दुकान पे देख के आइए सरसों का तेल क्या महंगा बिक रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को भी निशाने पर लिया। सुनिए क्या कुछ कहा है। केवल एसी गाड़ी में बैठने से असर हो गया और वो तो गाड़ी का नंबर भी पता होगा आपको। तो ये बहुत अनुभव मिला है हम लोगों को गठबंधन का। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब मुस्लिमों को पार्टी में जोड़ने का काम करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा में मोदी मित्र बनाओ अभियान चला रही है।
जिसको मिशन भाईजान के नाम से जाना जा रहा है। हर लोकसभा में 5000 मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिशन भाईजान अभियान की शुरुआत हो गई है और इस महाजन संपर्क अभियान के तहत बीजेपी सूफी सम्मेलन भी आयोजित करेगी। जिम्मेदारी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी को दी गई है। मोदी मित्र 5000 का हमने वो रखा है टारगेट। हर लोकसभा के अंदर जो हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और समाज सेवी हैं, तमाम तरीके के जो अपने समाज में एक स्थान रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हम मोदी मित्र बनाएंगे। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बृजभूषण शरण सिंह के मुद्दे को लेकर कहा है कि एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। ये विषय बेहद संवेदनशील है, जांच के आधार पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सरकार की एजेंसियां जांच कर रही हैं सारे प्रकरण की और सबको धैर्य रखना चाहिए। बहुत संवेदनशील विषय है और उसी जांच के आधार पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। टिकैत ने कहा है कि 9 तारीख का अल्टीमेटम है, उसके बाद वरना हम दिल्ली कूच करेंगे दोबारा। अब निश्चित रूप से सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साध दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को उकसा रहे हैं और वो देश में दंगा कराना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से इस तरीके के बयानों पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी हेट स्पीच के केस में बयानों को लेकर काफी संजीदा है और कानूनी तौर पर यह जुर्म है। उन्होंने बाबा को ऐसे बयानों से बाज आने को कहा है। ऐसा लगता है कि ये लोगों को उकसा रहे हैं और पूरे भारत में ये सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं और बहन और बेटियों का हवाला दे करके लोगों को ये जज्बाती बना रहे हैं और जज्बाती बना करके ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों पर हमलावर हों और फिर मुसलमान जवाब दें। इस तरीके से हालात खराब हों। तो बागेश्वर धाम के बाबा से मेरी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते हिंदुस्तान में अमन शांति है, इसको दरहम बरहम न करें। और हुकूमत से भी मेरा मुतालबा है कि इस तरीके के बयानों पर प्रतिबंध लगाया जाए। गाजियाबाद में जैन परिवार के नाबालिग बेटे के धर्मांतरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मस्जिद कमेटी के एक पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो कि ऑनलाइन गेम जिताने के लिए कुरान की आयतें पढ़वाता था। आरोपी के मोबाइल से धर्मांतरण से जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं। दरअसल मामले का खुलासा 30 मई को तब हुआ जब जिम जाने के बहाने युवक के मस्जिद जाने की बात सामने आई, जिसके बाद पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया तो पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए उसका ब्रेन वॉश किया गया। ये गैंग गेम जिताने के लिए कुरान की आयतें पढ़वाता था। 3 चरणों में धर्म परिवर्तन का खेल खेला गया। 30 मई को थाना कविनगर क्षेत्र में बेला फुसला के धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि बद्दो नाम की एक डिजिटल आइडेंटिटी थी। साथ ही साथ सेक्टर 23 जामा मस्जिद के एक मौलवी थे जिनका नाम सामने आया था। इसमें बद्दो की आइडेंटिटी हमने पता कर ली है और थाने महाराष्ट्र में हमारी एक टीम रवाना है इनकी गिरफ्तारी के लिए। ये पूरा नेटवर्क हम बस्ट करेंगे। अभी तक हमको एक जैन व्यक्ति, एक जैन नाबालिग लड़का और 3 हिंदू लड़के, जिसमें कि ये फरीदाबाद के और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके धर्मांतरण की बात सामने आई है और जैसे बद्दो की गिरफ्तारी होगी पूरे नेटवर्क को हम बस्ट करेंगे। और नोएडा में खाद्य विभाग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खाद्य विभाग की टीम ने 500 किलो नकली मक्खन पकड़ लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 65 लाख आंकी गई है। वहीं नकली मक्खन के साथ 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। ये लोग दिल्ली से नकली मक्खन लाने के बाद उसे ब्रांडेड कंपनी का रैप लगाकर नोएडा में बेच दिया करते थे। बताया जा रहा है कि गैंग अब तक 25 टन से ज्यादा नकली घी भी मार्केट में बेच चुके हैं। 70 में एक मकान है जिसमें इससे ये सारा धंधा चलता था। जब इसमें रेड की गई तो इससे जो आप ये देख रहे हैं ये सारा सामान बरामद हुआ। ये जो नकली घी अमूल के नाम से मक्खन है, तो इसमें ये पता चला कि ये लोग, इनका कहना है अभी कि साहब जो ये लो ग्रेड का जो मक्खन आता था, न्यूट्रीलाइट का, रिच लाइट का, डेली लाइट का,
इसको हम ला करके और इसको खोल करके और अमूल के रैपर में पैक करके उसमें बेचते थे। आगे पूरा इन्वेस्टिगेशन हम पूरा करेंगे, इसके आगे की भी और पीछे की भी जो टेल है उसको पता करेंगे हम लोग। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा जब्त कर लिया है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने 3 मिनी ट्रक को चेकिंग के दौरान रुकवाया तो ट्रक के अंदर से 1855 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद हुई। 3 अलग अलग कार्रवाई में पुलिस को ये कामयाबी मिली है। तस्कर पंजाब से लेकर अंग्रेजी शराब लेकर म्योरपुर की ओर आ रहे थे। एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई की है जिसमें 3 शराब तस्कर पकड़े गए हैं। अंतर्प्रांतीय शराब तस्कर हैं। 3 बड़े वाहन और डीसीएम इसमें पुलिस को शराब से लदे हुए मिले हैं। अवैध शराब से शराब पंजाब हरियाणा से लेके और झारखंड पहुंचाई जानी थी। इसको हमारी टीम ने बीच में ही ट्रैप कर लिया है। शराब लगभग 16,700 लीटर लगभग शराब है। इसकी मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ से ज़्यादा की है। आपने अक्सर सुना होगा कि सांप के काटने से लोगों की मौत हो गई, लेकिन फर्रुखाबाद में एक अनोखा ही मामला देखने को मिला जहां एक बच्चे के काटने से सांप की मौत हो गई। इस घटना के बाद हर शख्स हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये घटना बेहद ही हैरान करने वाली है। सच है, जी हाँ, सांप को बच्चे ने काटा और सांप मर गया। घटना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मदनापुर गांव की है। 2.5 साल का अक्षय घर के आंगन में खेल रहा था, तभी आंगन में कहीं से एक सांप का बच्चा अक्षय के पास आ गया। अक्षय उसके साथ भी खेलने लगा और खेल खेल में बच्चे ने सांप को मुंह में पकड़ लिया और अपने दांतों से चबा डाला। इससे सांप लहूलुहान हो गया। जब अक्षय की दादी ने बच्चे को सांप को चबाते हुए देखा तो उसके मुंह से सांप के बच्चे को निकाला। सांप को गहरा घाव लगा और उसने वही मौके पर ही दम तोड़ दिया। कीड़ा डाल मुझसे चबा लिया। एक कीड़ा था या कुछ और था? सांप था, छोटा सांप। हाँ। इसने चबा लिया। हाँ। तो अभी कहाँ लेके आई हो? ठीक है बच्चा? हाँ, सही तो है। पहले भी ऐसे हुआ कि पहली बार इसने किया? पहली बार हुआ। अक्षय के काटने से सांप की मौत हो गई, लेकिन बच्चे की भी हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद अक्षय पूरी तरह से ठीक है। हालांकि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये घटना बेहद ही चौंकाने वाली है। फर्रुखाबाद से न्यूज़ 18 के लिए सूर्य वाजपेयी की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर है झांसी से, जहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज हवा के झोंके से बिजली का खंभा उखड़कर टेम्पो पर जा गिरा। मामला मऊरानीपुर इलाके का है, जहां पर जर्जर पोल सामने से आ रही टेम्पो पर गिर गया। गनीमत रही उस वक्त बिजली कटी हुई। बता दें, बिहार के भागलपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर देखते ही देखते एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। गंगा नदी पर बन रहा था यह पुल और 1750 करोड़ की लागत से इस पुल का ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहे पुल पर यह हादसा हुआ है और पुल कैसे जमींदोज हो गया है ताश के पत्तों की तरह, वो आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली इन तस्वीरों में। निर्माणाधीन पुल था ये, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था और सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। कई पिलरों के 30 से अधिक स्लैब यानी कि 100 फीट लंबा हिस्सा भरभरा कर कैसे ढहा है, वो आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा पुल खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था, ताकि लोगों का सफर आसान हो सके। लेकिन यह पुल गंगा में बह गया। गंगा नदी पर ये पुल बन रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसका। 1750 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन ये ताश के पत्तों की तरह गंगा नदी में बह गया। तो आपको बताएं कि लोग सपना देख रहे थे कि इस पुल का निर्माण जब हो जाएगा तो और ज़्यादा सुगम रास्ता हो जाएगा और ज़्यादा सफ़र उनका आसान हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल ही रहा था, एक बड़ा हादसा हो गया है। खगड़िया और भागलपुर ज़िले को जोड़ने वाला ये पुल बनने वाला था। क्या वजह रही,
क्या क्वालिटी खराब थी या कोई और वजह जिसकी वजह से पुल जमींदोज हो गया पूरी तरह से। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, करोड़ों की लागत से इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन गंगा नदी में पुल बह गया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर रोशन हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा और बाइक भी बरामद की है। मंधाता के हैंसी चौराहे पर एक युवक की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। एक युवक को गोली मारी गई थी। इसमें एफआईआर में नामित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त बाइक एवं असलाह भी बरामद किया गया है और इनसे विस्तृत पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। देवरिया में अराजक तत्वों ने बारातियों और घरातियों की जमकर पिटाई की है। बारातियों पर छींटाकशी करने को लेकर मारपीट यहां पर हुई और मारपीट में 12 बाराती घायल हो गए। बरियापुर थाना क्षेत्र की ये वारदात हम आपको बता रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश भी दे रही है। और जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने अपने पड़ोसी विधवा महिला की बेटी की शादी में बारातियों को लाठी डंडों से पीटा। जलालपुर इलाके में हौज गांव के दलित बस्ती में बारात आई थी। आरोप के मुताबिक बारात में आई गाड़ियों को लाठी डंडे और पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तोड़फोड़ का लाइव वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में महिला से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर एक पारिवारिक विवाद के चलते महिला से मारपीट की गई, ये जानकारी मिली है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला मोहम्मदाबाद इलाके का बताया गया। बस की छत पर मौत का सफर। जी हां, क्योंकि मथुरा से जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही हैरान करने वाली हैं। दूर दूर से श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर दर्शन करने आते हैं। बस वाले ज्यादा पैसों की लालच में ओवरलोडिंग कर लेते हैं और प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। देखिए, मथुरा के हाईवे पर मौत का सफर। छत पर पैसेंजर बिठाकर सरपट भागती ये बसें, पिकअप और ऑटो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। हाईवे पर दौड़ती इन बसों की छतों पर सैकड़ों सवारियां बैठी हुई हैं और ज्यादा कमाई की लालच में ये बसें इनकी जिंदगियां दांव पर लगाए बैठे हैं। ये सिर्फ बसों की हालत नहीं है, पिकअप में भी भर भर कर लोग मथुरा वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन को पहुंच रहे हैं। ऑटो वाले भी ऊपर से नीचे तक लोगों को ठूस रहा है और मोटी कमाई की लालच में मौत को दावत दे रहा है। गोवर्धन के किस किलोमीटर की जो परिक्रमा है उसको पूरा करने के लिए वाहनों का इंतजार कर रहे थे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लोग जितने बसों के अंदर सवार हैं उससे ज़्यादा कहीं बसों की छतों पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो कहाँ सो रहे हैं। ये तस्वीरें मथुरा गोवर्धन मार्ग की हैं, जहां बस टेम्पू चलाने वाले यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नजारा अब आम होने लगा है। ऐसी तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई अनहोनी हुई तो मंजर कैसा हो सकता है। लेकिन परिवहन विभाग कार्रवाई करना तो दूर, कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ एक दिन की नहीं, अब हर रोज की हो गई हैं। गोवर्धन चौराहे से जो गोवर्धन की तरफ में बसें जा रही हैं या छोटे वाहन जा रहे हैं, उनमें इतनी सवारी अंदर भरी हुई है, उससे कहीं अधिक बाहर भरी हुई हैं, छत पे बैठे हुए हैं। अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो क्या कहेंगे। यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिर्फ अपनी वसूली में लगी हुई है, जो बाहर से वाहन आते हैं उनका चालान काटने में लगी हुई है। चारों ओर जाम लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। दरअसल मथुरा में बुद्ध पूर्णिमा से पहले गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा था। दूर दराज से लोग परिक्रमा करने पहुँचे थे और इसका फायदा यहाँ के टेम्पू और सवारी ढोने वाले कर रहे हैं। मनमाने तरीके से ठूस ठूस कर सवारी भरी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट।
और इटावा में पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार कर लिया है जो अपना शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी किया करता था। चोरी की बाइक पर मौज मस्ती करता था और पेट्रोल खत्म होने पर दूसरी बाइक की चोरी का इंतजाम कर लेता था। एसएसपी ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी से पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी की 5 बाइक बरामद की गई है। एसएसपी ने बताया कि 1 जून 2023 को बाइक चोरी की शिकायत मिली थी। उसके बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और जांच के दौरान चोर को अरेस्ट कर लिया। बढ़िया है। देखिए, सुब्रत नाम का एक लड़का पकड़ा गया है और ये उदी बड़पुरा थाना जनपद इटावा का रहने वाला है तथा ये फ्रेंड्स कॉलोनी कोतवाली शहर सिविल लाइन आगरा तथा अभी मैंने पूछताछ किया है तो इससे पूछताछ में भी बताया कि अहमदाबाद में भी 2 बार जेल जा चुका है मोटरसाइकिल चोरी में और अपनी ज़िंदगी में इसने 20 से 25 गाड़ियां अब तक चोरी की हैं और अभी फिलहाल 5 गाड़ियां इसके पोजीशन से बरामद हुई हैं। 2 जनपद आगरा की बताई जाती हैं, 3 हमारे जनपद की हैं, 2 कोतवाली शहर और फ्रेंड्स कॉलोनी की जो बरामद कर ली गई हैं तथा ये एक शातिर चोर है और अपने शौक के लिए, अपने व्यक्तिगत शौक के लिए, जैसा कि बता रहा था कि मुझे बहुत शौक है गाड़ियाँ चुरा करके मैं चलाता हूँ, जब तक पेट्रोल रहता है मैं चलाता रहता हूँ, उसके बाद दूसरी गाड़ी चोरी कर लेता हूँ। इस प्रकार से एक शातिर चोर है तथा ये कई बार जेल भी जा चुका है।